राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12th में साहित्य क्लासेस में आपके जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में आपके एक जो पूरक बुक जो लागू की गई है वो है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जो है वो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी कुछ पाठ महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ पाठ हटाए गए हैं, वो पाठ भी हम देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि मंदाकिनी में से कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। दूसरी बात कि हिंदी साहित्य में मंदाकिनी के जो पाठ है बहुत ही प्रेरक पाठ हैं, तो इनका अध्ययन आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो विद्यार्थी यानी 100 में से 100 अंक प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी साहित्य में कि मेरे तो 100% अंक आने चाहिए, तो उसे प्रत्येक पाठ का यानी जो आपके पाठ्यक्रम में है 2020-21 में जो संशोधित किया गया है, इसमें से लगभग 4 पाठ हटाए भी गए हैं। उन 4 पाठों को छोड़ करके और जो पाठ आपके शेष रह गए हैं 6-7 पाठ, उन पाठों को अक्षरशः पढ़ना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक जो लाइन है वो आपको याद होनी चाहिए, प्रत्येक लाइन आपको सुननी चाहिए। अब उसमें जैसे पाठ आपने पढ़ लिया, लेकिन पाठ पढ़ने के साथ साथ इसके बीच में कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, बीच में से ऐसी कुछ लाइनें होती है, उन लाइंस को भी कवर किया जाना आवश्यक होता है। तो उन लाइंस के भी प्रश्न बनते हैं, तो पाठ को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ना आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि अब अपने हिंदी साहित्य में आपकी जो सरयू बुक है, सरयू का कोर्स है वो लगभग हो गया है। सरयू के मात्र प्रश्नोत्तर रहे हैं। अब जैसे मान लो पाठ के जो मुख्य प्रश्नोत्तर जब हम इसमें पढ़ेंगे, आपको होमवर्क जो दिया जाएगा, इसमें जो आप तैयार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा अब इस अपने यहाँ से कुछ ऐसे वीडियो जारी होंगे जो प्रश्न श्रृंखला से संबंधित होंगे, यानी उसमें लगभग एक जो वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे और लगभग 4 ऐसी श्रृंखलाएं जारी की जाएगी जिनमें परीक्षा से संबंधित जो मुख्य प्रश्न होंगे उनको शामिल किया जाएगा। लगभग 80 से लेकर के 85 तक के प्रश्न होंगे और वो प्रश्न जब आप याद कर लेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपके अच्छा कोर्स है वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश का और पॉलिटिकल साइंस का। यानी जो 4 सब्जेक्ट्स है इनके मॉडल जो क्वेश्चंस है वो भी जारी किए जाएंगे और मॉडल पेपर भी बनाकर दिए जाएंगे। यानी कि अपने पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर भी यहां से जारी होंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहें और आपका जो साहित्य क्लासेस चैनल है, इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई पाठ अपलोड किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस नोटिफिकेशन को आप आसानी से देख सकें और उस पाठ को आप पढ़ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ेंगे मंदाकिनी का तीसरा जो पाठ है सूर्यबाला। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके जो पाठ आपके हटाए गए हैं उन पर थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से पाठ आपके हटाए गए हैं। देखिए, आपके जो पाठों की अनुक्रमिका है इसमें 11 पाठ दिए हुए हैं। कितने पाठ दिए हुए हैं? इसमें से 11 पाठ दिए हुए, इनमें से एक चौथा पाठ आपके हटा दिया गया है, ये पाठ आपके नहीं है। इसके बाद आपके 5वां पाठ जो है ये भी आपके हटा दिया गया है, ये भी इसमें नहीं है। इसके अलावा आपके महादेवी वर्मा का लिखा हुआ जो सुभद्रा है, इस पाठ को भी हटा दिया गया है, ये पाठ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त पाठ 11वां जो है ये पाठ भी हटा दिया गया है। तो जैसे 11 पाठ थे, 11 में से अब आपके कितने रह गए हैं? 7 पाठ शेष रह गए हैं और 7 पाठों के जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। आपको पता ही है मंदाकिनी में 16 अंकों के प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे और 16 अंकों के प्रश्न होंगे। ये 4 यानी आपके 7 पाठ हैं और 16 अंकों के, यानी लगभग एक पाठ है वो 2-3 नंबरों का तो बैठता ही है। एक आपके हिंदी गद्य का विकास, राष्ट्र स्वरूप का निर्माण या राष्ट्र का स्वरूप, निर्वासित ये कहानी है सूर्यबाला की लिखी हुई, और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जो है, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस आत्मकथा परमहंस योगानंद द्वारा लिखित, बोर का तारा एकांकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इनका वीडियोज है वो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा आपके। आज हम पढ़ते हैं निर्वासित कहानी। निर्वासित कहानी में
सूर्यबाला का परिचय हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि हिंदी कहानी के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। इनके आज तक 150 से ज्यादा उपन्यास, कहानियां और व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 150 से ज्यादा। अब आपके लिए ये कहां महत्वपूर्ण बन जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आपके इस प्रकार के लेखकों के परिचय वगैरह पूछे जाते हैं। सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प मेरे संधि पत्र, एक उपन्यास जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो साहित्य के सुधी पाठकों में काफी चर्चित रहा। मतलब साहित्य के जो जानकार पाठक हैं उन पाठकों में बहुत अधिक चर्चित रहा था। साहित्यकार और साहित्यिक रचना संसार का सुपरिचित नाम है सूर्यबाला। सूर्यबाला जो है वो एक बहुत ही साहित्य का सुपरिचित नाम है। इनकी असंख्य कृतियां जो है कोमल नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती है। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कथा लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टि है और समाजगत सकारात्मक परिवर्तन तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता हेतु विरोध और विद्रोह के स्थान पर विवेक को महत्व देती है। लेखिका अभी क्या कह रही है इस पाठ में? लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय नारी अस्मिता एक चुनौती भरा सवाल है। अस्मिता यानी इज्जत या महत्व या अधिकार, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएं। प्रकृति और परंपराओं से मिले मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। प्रकृति से जो चीजें हमें मिली है, प्रकृति ने जो हमें बख्शिश दी है, इसको हमें साथ संभाल करके रखनी चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कहानी संग्रह कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर, एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, संझावती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुष गंध और उपन्यास है सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत व्यंग्य, धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटा कर दफ्तर, अजगर करें चाकरी और एक धारावाहिक है प्लास के फूल न किन्नी ना, और सौदागर दुआओं के इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, निर्वासित, रेस, सम्मान और पुरस्कार। साहित्य क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के लिए कथाकार सूर्यबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन्हें देखिए, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, सर्राफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, काशी नागरी प्रचारण सभा पुरस्कार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा भी इनको पुरस्कार मिला है, मुंबई विद्यापीठ, आरोही, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सतपुड़ा संस्कृति परिषद आदि कई संस्थाओं से ये सम्मानित है। तो यह हम कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक साहित्य का या एक सशक्त साहित्यकार का नाम यदि हम ले तो वो नाम होता है सूर्यबाला का। आइए, इस पाठ में क्या है, इस पाठ को ये आपको याद रखना है। ये कहानी जो निर्वासित है, निर्वासित का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि निकाला हुआ, एक वानप्रस्थी जीवन जी रहे अपने घर को त्याग करके बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। यानी ये हमारे समाज में आए दिन देखा जाता है, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो वो घर बार छोड़ करके अपनी जो औलाद होती है उन्हीं की इच्छा अनुसार उनके साथ रहते हैं। अपना बपोती का घर छोड़ करके भी उन्हें रहना पड़ता है। हालांकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी परिस्थितियां इस प्रकार की आ जाती है कि वो वहां रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार की एक दंपति, इसी प्रकार की एक पति पत्नी की कहानी है जिसमें उनको अपना घर छोड़ करके अपने बड़े बेटे के पास रहना पड़ता है और स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छा पूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्रवधू की इच्छा, भावना, रुचि और विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दमघोटू और पीड़ादायक होता है। एक व्यक्ति जब कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जीने के लिए स्वतंत्र होता है, अब वो जीने के लिए स्वतंत्र होता है तो दूसरे के विचारों के अनुसार यदि जीना शुरू कर देता है तो वहीं पर उसे प्रतंत्रता घेर लेती है, वह अपनी स्वतंत्रता को नहीं बनाए रखता। और यही इस दंपति में होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी जिनका जीवन और जीवन के दुख सुख भी साझा थे, दोनों को अलग अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाण विद्य क्रौच युगल की मौन भूख पीड़ा की मर्मांतक अभिव्यक्ति था। ये बहुत ही मर्मांतक कहानी है। दो जो पति पत्नी है, दोनों को एक जो बाप होता है वो बड़े बेटे के पास और माँ होती है वो छोटे बेटे के पास, यानी दोनों को अलग कर दिया जाता है। जो जीवन भर का जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, जो जीवन भर साथ में रहने वाले होते हैं, उन्हें
एक दूसरे के साथ बांट दिया जाता है, अर्थात दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो अब वो कैसे रहते हैं, उनकी जो मूक पीड़ा है, अर्थात वो कहते भी किसी को नहीं है और मन ही मन कितना दम घुटू लगता होगा, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। वृद्ध दंपति जो है वो एक निर्वासित होकर के घर त्याग करके और अपने जीवन की जो संवेदना है, अपने मन की जो संवेदना है, वो किस प्रकार छटपटा रही है, उस संवेदना को कहना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। कहानी कथ्य और शिल्प में बेजोड़ है, भाषा सहज सरल तथा भाव संप्रेषण के अनुकूल है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कि वह बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं और वो बात आप समझ जाते हैं, इसका मतलब अपना संप्रेषण है वो अनुकूल है, यानी संप्रेषणीयता अपनी बात में है। और कहानी का अंत जो है वो करुणायुक्त और दुखांत है, यानी ये एक ट्रेजेडी कहानी है जिसमें दो दंपति है वो कितने दुखी होते हैं। अब देखिए पाठ की शुरुआत होती है, यहां से ये मूल पाठ है। अब मूल पाठ में झुलसाती लू के साथ दोहरे होते यूक्लिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियां, सूखे पत्तों का ढकालोल, और इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनुष्यत से भर जाता है। यानी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मुरझाना शुरू कर देते हैं, अर्थात पत्ते झड़ जाते हैं। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वह सूखी हर हराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशी से टिकी खड़ी रही और सब कुछ उजाड़ वीरान माहौल की मनुष्यत से उदासी और भी गहरा गई थी। और ऐसी दोपहर को एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों महीनों सालों यानी बहुत पहले भी जेठ वैशाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी। यानी जैसे मान लो एक परिस्थिति ऐसी आती है आदमी में कि जहां पर वो दम घुटू लगता है, जहां उसका मन नहीं लगता है, तो एक दिन दो दिन होते हैं तो वो काट भी सकता है, लेकिन जहां स्थायी रूप से वहां रहना शुरू हो जाता है तो फिर वो समय कैसे कटता है। पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी, या यूं कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता और पल के दो घड़ी भर झपक लेने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगला कौवा की कहानी कहते कहते वह खुद सो जाती और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी मां की कोहनी खिसका कर दबे पांव तपती दोपहरी में खिसक जाता। यानी माँ जो है ये अपने जीवन की पुरानी बातों को याद करती है कि जब बच्चे छोटे थे तो उन बच्चों की देखभाल करने में उन्हें कितना समय व्यतीत होता था, और समय व्यतीत करते करते वो इतनी थक जाती थी कि दोपहर को थोड़ी सी सोने की कोशिश करती तो बच्चे क्या करते, उनकी आंख लगी देख करके, अर्थात थोड़ी सी नींद में देख करके, और वो धीरे से दोनों बेटे हैं वो वहां से निकल जाते थे और निकल करके कहीं खेलने के लिए। नहीं, बच्चे जो होते हैं उनके लिए गर्मी सर्दी कुछ भी अनुभव नहीं होता। अब वो निकल जाते थे। अब वो याद करती है कि आज का समय कितना है, कितना मतलब परेशानी से कट रहा है। आज तो सूर्य का अस्त ही नहीं हो रहा है, अर्थात दिन बीतता ही नहीं है, लेकिन उस समय दिन का पता ही नहीं चलता था। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मड़ैया के फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। अर्थात बेटों का पता कब चलता जब वो किसी के नुकसान करके आते। तब तक बेर बिसरने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही जंजर भरना, बाबूजी के लिए सौंफ काली मिर्च की ठंडाई पीसना, और वह पोथी निकाल कर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए, थोड़ी देर बीती, उठी और लू के थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जम पर उठा लाई। अब वो क्या है कि गर्मी का मौसम था तो गर्मी के मौसम में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब आदमी बैठे बैठे कितनी भी नींद ले, नींद कितने समय तक ले। अब वो क्या करती है कि थोड़ी देर के बाद वो उठती है और धीमे धीमे तह करती रही और तय करके रैक पर रख दिया। उसने अपनी साड़ी उतारी तनी पर से, अलगनी पर से, और उस साड़ी को उसने सही जमा करके रैक में रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई, जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर फिर आंख खुल गई।
और लगा काफी दोपहरी कट चुकी होगी, 4 तो जरूर बजते होंगे। यानी जब वो वापस थोड़ी सी देर सोकर के उठी तो उसे लगा कि अब तो जरूर ही काफी समय हो गया होगा, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उड़के हुए थे, कूलर की घर घर सारे घर की खामोशी को मत रही थी और दबे पांव बैठक की ओर गई। वो क्या किया उसने, वहां से उठी और उठ करके वो बुढ़िया है वो वहां से दबे पांव बैठक की ओर जाती है। आराम कुर्सी पर उठंगे उठंगे वे सो रहे थे। उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति जो उनके पति थे वो आराम कुर्सी पर सो रहे थे। एक किताब हाथों के सहारे पेट पर टिकी थी, चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक गया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी, चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। यानी जब वो उनके नाक से जब चश्मा उतारने लगी तब उनकी नींद जग जाती है पति की, और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें नींद नहीं आई? तब उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर के लिए सोई थी लेकिन फिर उठ गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? नहीं नहीं, मैं पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था, पति ने कहा। सचमुच बड़ी गर्मी है, शरबत लाऊं बनाकर, पियोगे? शरबत? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करो चाय बना दो। अब ये वृद्ध जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि उनके पति कहते हैं कि चाय बना दो, तब तक राजेन और बहू भी जग जाएंगे। वे दबे पांव ही रसोई में गई, स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। उसके हाथ से बोतल फिसल जाती है और चारों ओर मिट्टी का तेल फैल जाता है। आवाज सुनकर के कौन है कहती रीमा रसोई तक आती है। बहू का नाम है रीमा, जो है कि रसोई तक चली आई। वह अपराधिनी सी दयनीय बनी, जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही थी और उसने कहा, ओ माँ जी आप? उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा और मन में आया जरा चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे। उन्होंने कहा कि सासू जी आप यहाँ कैसे? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबूजी है वो जग गए थे, कि सोचा जब तक चाय बनेगी तुम भी जग जाओगे। तो उसने कही, अरे इतनी दोपहरी में चाय कौन पिएगा? ये बहू बोलती है, इतनी दोपहरी में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर के बनाता ही है। आप बेकार ही तकलीफ करने लगती है। 4 से ऊपर हो रहे थे, मन उचाट था। उसने कहा कि 4 बज गए थे तो मन में थोड़ा सा ऐसी बेचैनी थी तो सोचा कि चाय बना लो। यही उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, यानी वो अपनी मन की मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रही, ऐसा उसके मन में आ जाता है। आगे देखिए, वह स्वर को धीमा करते हुए बोली, खूब, तो आप चाय बनाने लगी? उसने केवल हंसकर कहा था और वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं था, पर मन रोने रोने को होने लगा था। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा है कि बहू फिर से हंसती हुई उन्हें बता रही है, माँ जी है, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सोची। और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं, बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की, तो उन्हें समझा दो, अगर चाय जल्दी पीना चाहती हो तो जमुना को कह दो और जल्दी आ जाया करे। उन्होंने कहा कि तो भाई माँ से ये कह दो कि यदि आप चाय पीना चाहती हो तो जमुना है वो जल्दी आ जाएगा। और उसने, लो तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ, पति से कहती है, राजेन को कहती है रीमा। उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है, पर ये बूढ़े लोग उनकी आंखें भर भर आई। ये सुना ना उसने, क्योंकि वो भी उसके पास में ही खड़ी थी और बहू जो है बातें बता रही थी कि ये बूढ़े लोग समझते तो है नहीं, और ये काम जैसे समय के अनुसार जो काम होता है वो अच्छा होता है, लेकिन ये पहले ही इनको सूझ जाता। तो ये बात सुनते ही उनकी आंखें भर भर आई। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा ही काम संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना, और बाबूजी को कभी शिकायत नहीं कि अब तुम ठीक से काम आपसे नहीं होता है। दाल सब्जी में भी कभी न पानी ज्यादा था न नमक ज्यादा, और जमुना की तरह सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठ लूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। अब बैठक की ओर बढ़ी तो कानों में राजेन और बहू की खिलखिलाने की आवाज आई। यानी जब वो हंस रहे थे तो हंसने की आवाज उनके मस्तिष्क कानों में पड़ी। जब उनकी आवाज उसके कानों में आई तो वह झेप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा, अर्थात जाते जाते राजेन जो है कोई बात कह रहा था, वो बात क्या सुनी उसने कि नहीं नहीं, प्रेम सेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होगी। ये बात जब उन्होंने सुनी अपने बेटे के मुंह से, वाह, जैसे मैंने देखा ही नहीं हो। बहू कहती है, जैसे मैंने देखा ही नहीं हो। माँ जी के मना करने पर भी
अर्थात मांझी यहाँ पर है मांझी। मांझी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रख आते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 3-4 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं, उनका बस चले तो बस। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। यहाँ पर वो जो पत्नी है रीमा जो है वो अपने पति राजेन को ये बातें कह रही है कि अगर इनका बस चले तो ये तो पता नहीं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा दे। चाय की खाली प्याली रखकर चुपचाप सिर झुकाए बैठकर और बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से मांझी के बारे में पूछे, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में। अर्थात पिछले 2.5 सालों से वो अपने बेटे के पास रह रहे थे और इन 2.5 सालों में उन्होंने अखबार ही अखबार पढ़ा था। अर्थात उनका समय व्यतीत नहीं हो रहा था। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही वे यहाँ आ गए थे और दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपए महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला और उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। बेटे ने कह करके भेजा था कि अब आपको दूर नहीं रहना चाहिए, आप यहीं आ जाओ, और मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ आ जाए और यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुछ समय पहुंचना भी मुश्किल रहता है। सरकारी नौकरी ठहरी। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कहा ठीक ही लिखा है, अब ये उम्र आराम की है, यहाँ तो सौदा सुलूक और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं, और वहां तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्दली हाथ बांधे खड़े रहेंगे और ये भी सुशील है। अर्थात उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है वो बहुत बड़ा अफसर है और वहां जाने पर आपको काम करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं, जो व्यक्ति काम करते रहता है वह उतना ही स्वस्थ रहता है, और जब व्यक्ति काम करना छोड़ देता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है, और यही बाबूजी में हो रहा है। आगे देखिए, इतनी बार यहाँ आई और कभी ऊंचे मुंह बोल नहीं सुने। तो आगे कहती है कि राज करोगी राजेन की माँ, अफसरों की पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे, मतलब गांव जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी ये कहने लगे कि आजकल के बेटे तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके बेटे ने इतना आपको बुलाया है। लेकिन मुंहफट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था, वहां पर बूढ़ी दरोगानी, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा। मुंहफट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था कि सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। अर्थात यहाँ वो जब वो रह रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ वो स्वतंत्र है और वहां जाने के बाद वो थोड़ी स्वतंत्र हो जाएगी। वहां तो अब से ही कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम तो होगा ही। और फिर बुलाने पर ना जाना इन दोनों के लिए, दोनों ने खुद भी साथ साथ अलग अलग बहुत कुछ सोचा था। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक सी उठी थी कि मैं घर कैसे छोड़ूं, पर सभी तर्क है वो अकाट्य थे, यानी सारे के सारे तर्कों पर कोई उनका महत्व नहीं था। घर उन्हें छोड़ना ही था। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है। और फिर स्वतंत्रता कैसी, हिचक कैसी, अपनी कोख में जन्मी औलाद है तो उन्हें 4 बात भी कह दें तो जबान नहीं खोल सकते हैं। लाख अफसर हो, माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही हैं। अब रिजर्वेशन हो गया और आंगन में आकर बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा हो, यानी आंगन में आकर कहा कि भाई आज अपने टिकट का रिजर्वेशन करवा दिया है और उस दिन अपने को यहाँ से चलना है। सामान बांधने लगे, चीजें बंटने लगी, सिलबट्टे, सूप, चलनी, अलगनी, अलमारियां, कद्दूकस, जन्माष्टमी में बजने वाला घंटा, घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले। यानी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो इस प्रकार की सामग्री है वो वही उनका सहारा होती है। रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चौरा कुछ नहीं ले जाना है, राजेन ने लिखा था। राजेन ने लिखा था कि आपके पास जितना भी जो पूजा सामग्री का जो सामान है उनमें से वो आप एक भी नहीं लाएंगे। राजेन ने लिखा है कि ये अम्मा से कह देना सब कुछ उठा नहीं लाएंगे, यहाँ उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर कोई चीज जरूरत होगी तो वो चीज यहीं पर मिल जाएगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। रामेश्वरम से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया, घंटा, घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना। अब एक दो तांबे को लौटा लेकर के आ गई और एक घंटा, घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना।
बस बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा है इस लोटे और पालने के साथ। कैसे वे दोनों साथ साथ नहाए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उसने भरपूरा दिया था और उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। यानी जब ये जो रामेश्वरम गए थे तो वहां से वो लोटा लेकर गए थे और वो लोटा भगवान के सामने उन्होंने अर्पित एक स्नान करके भगवान को नहला करके, यानी भगवान को जल चढ़ाया हुआ वो लोटा था, तो उसपे उनकी श्रद्धा थी। रामेश्वरम जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी और स्टेशन राजन खुद ही आया था। 2 बेटे थे, राजन और रणधीर। 2 चपरासियों के साथ प्लेटफॉर्म पर फैले थैले, बंडलों, गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, फिर परेशान सा संयत स्वर में बोला, आपको तो मना किया था बाबूजी, अम्मा को तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर सकते थे। जब वहां पर देखा तो बहुत सारे बंडल गट्ठर जब वो लेकर के देखा तो कहा कि बाबूजी इतना सामान लाने की यहाँ क्या जरूरत थी, इतना मैंने आपको मना किया था। माँ को तो पता नहीं, लेकिन आप तो कम से कम समझते हैं। 100 बरस पुरानी सड़ी गली चीजों का भला क्या होगा यहाँ। वह झेप कर हंस रहे थे कि अरे भाई क्या बताऊं, इन औरतों को तो तुम जानते ही हो, इतना मना किया पर अब समझा तक भी तो सकता हूं, अर्थात मैं इनको समझा सकता हूं और क्या कहूं। ये मैंने इनको समझाया था लेकिन ये फिर भी लेके आ गई। खैर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी। चपरासी ने उनका कमरा बताया। सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ओ माँ जी, नौकर देखें तो क्या कहेंगे। यही बात हो गई, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह हकबकी टुकर टुकर देखती रही। कौन? मां। रीमा जल्दी से रामेश्वर वाला लोटा छुपाई और वे उसे मना नहीं कर पाई। भाई वाह, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है। रीमा ने हंसकर फिकरा कसा, अर्थात ताना कसा। पूरी की पूरी गठरिया टांड पर चढ़ा दी गई, सो भी स्टोर वाले पर भी कोई उतार भी नहीं सके। 2-1 दिन या 2-1 बार उनके बारे में पूछकर वे चुप हो गई थी। तभी उन्हें लगा था जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने उसे कहीं ज्यादा छूट गया है। उसने देखा कि ज्यादा कुछ छूट गया है जो जीवन भर शायद नहीं मिल सकेगा। कि मेरे घर में जो चीजें थी उन चीजों को मैं छोड़ करके आई हूँ। जब व्यक्ति जहां पर रहता है तो उसके प्रत्येक टुकड़े टुकड़े से आदमी का लगाव हो जाता है और वह उन चीजों को भूल नहीं सकता। यही माजी में हुआ और माजी ने देखा कि मेरे घर में बहुत सारी चीजें पड़ी है, मैं उनको छोड़ करके आ गई थी। बाबूजी ज्यादा साहसी थे। आस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते, सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते। समय मिलता तो माजी को बुलंद आवाज में बुलाते, क्या कर रही हो, अब यहाँ तुम्हें कौन सा काम का बहाना है, चलो पाठ किया जाए, मतलब ईश्वर का भजन करें। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजेन ने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी से हंसकर टाल दिया। एक बार 2 बार तुमने राजन से कहा कि तुम भी आओ और मेरे साथ पूजा पाठ में बैठा करो, आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है, फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पूजा पाठ के लिए। यानी राजेन ने ऐसा कहकर टाल दिया। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया कि माँ जी जरा बाबूजी से कहिएगा इतनी जोर से पाठ नहीं किया। जब वो जोर जोर से हनुमान चालीसा या कोई आरती वारती करते थे तो रीमा ने आकर के समझाया कि माँ जी बाबूजी से कह दो कि इतने जोर से वो नहीं पढ़े, इतने जोर से पढ़ना ठीक नहीं है। वहां घर की बात और थी, यहाँ सारे अफसर रहते हैं और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए कबीरदास जी ने भी कहा है, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी यहाँ एक दुआ है ना कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अर्थात ईश्वर को जोर से आवाज देने पर ईश्वर नहीं समझता है, ईश्वर को तो सिर्फ स्मरण करने से ही समझ जाता है। तो फिर ये बांग देने से अर्थात जोर जोर से अजान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लीजिए। ये गुस्सा होते हैं। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाट्य तर्क के सामने निरुत्तर थी, अर्थात बहू की इस बातों को वो उत्तर भी नहीं दे सकी। पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों इसका ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उज्र नहीं, पर आने वाले जरूर हंसते होंगे। कहा भी है जैसा देश वैसा वेश, अर्थात जहां जैसी संस्कृति होती है
उनमें हमें रहना होता है। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजेन पिताजी के साथ लोन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। चाय खत्म करते कर उठते उठते राजेन ने जरा झिझकते हुए नपे तले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो प्लीज आप अंदर आ जाएगी जी। अब देखिए ये कितना, कहने का अर्थ ये कि ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बूढ़े व्यक्तियों के दिल पर लग जाती है कि आपके दोस्त वगैरह आते हैं तो मैं अंदर आ जाऊं, अर्थात आपके दोस्तों को मुझसे शर्म आती है, या आपके दोस्त जो आपको मेरा परिचय देकर के आपको शर्म आती है। इस बात में वो थोड़ा मतलब सहम जाते हैं और उसमें उन्हें लगता है, बुरा लगता है। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, उन्होंने कहा कि आपके रहते हुए वो क्या है कि स्मोकिंग वगैरह नशा धूम्रपान नहीं कर पाते, आपके सामने झिझकते हैं। और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज दी, कहा साफ करो, फौरन बाहर जाना है। जमुना उनका नौकर था। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं। जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे, आज का खाना है वो हम यहाँ पर नहीं खाएंगे। अब कार सर से जा चुकी थी, यानी राजेन तो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लोन में सिर झुकाए बैठे हुए थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पलटते रहे। और कौन सी किताब है? पोथी है? नहीं नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली है। कौन सी किताब थी? रामतीर्थ ग्रंथावली है। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्फुट ध्वनि पूंजी हो या गूंजी हो और उसके रेशे रेशे चारों तरफ बिखर गए हो, ऐसे ही उन दिनों के एहसासों में एक साथ कुछ बिखरा हुआ था। मतलब उनके जो एहसास थे वो इस प्रकार की एक अस्फुट ध्वनि थी, अर्थात ध्वनि, हालांकि वो कह कुछ भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी उनका जो चेहरा, उनकी जो अवसाद और उनकी जो कंडीशन, उनकी जो स्थिति थी, उस स्थिति से ऐसा लगता था कि वो दोनों यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सेज होते हुए बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ आज, और तुम्हें बहुत पसंद है ने? अब पछता नहीं तो बस खीर और सादी सब्जी। उसने कहा कि आपके लिए कटहल बनाऊं? उन्होंने कहा नहीं, अब तो वो कटहल जो है पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा खीर और सादी सब्जी बना दूं? खीर नहीं, जब बहू और राजन रहे तब बनाना। उन्होंने कहा कि खीर कब बनाओगी? खीर तो बहू और राजन रहते हैं तब बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरा और विस्तृत था। राजन और तब बनाना, इसका अर्थ है कि हो सकता है वो बुरा मान जाए। हम जैसे खीर खाना शुरू कर दे, सब्जी अच्छी खाना शुरू कर दे तो वो बुरा नहीं मान जाए। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें दिन बनी मोटी मोटी रोटियां, आलू बैंगन की सब्जी। बहुत खुश होते तो मखाने की खीर, बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। कहने का अर्थ है कि जब वो वहां पर घर पर थी तो वो अपने मन से खाना बनाती थी और मन का भोजन वो किया करती थी। लेकिन अपने बेटे बहू के पास आ जाने के कारण उसे क्या हुआ? बेटे बहू के पास आ जाने के कारण अब वो उनके अनुसार भोजन बनाती है, अर्थात उन बेटे बहू को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बैंगन की सब्जी बना लूंगी तो बहू क्या सोचेगी, बेटा क्या सोचेगा। यदि मैं खीर बना लूंगी तो बेटे बहू क्या सोचेंगे। तब तक वे हाथ धो रहे होते। शाम वैसी ही गुमसुम सी बीती। अंधेरा होने पर मन गुमड़ता रहा, गहरा आया। एकाएक उनके पास कार आकर के उनके पास जाकर के और वो माँ जी खड़ी होती है और अटकती आवाज में कह गई, सालों हो गए, अब एक बार घर चलते हैं। अर्थात अब वो अपने पति के पास जाकर के बुढ़िया कहती है कि अब मुझे घर की याद आ रही है। घर, उनकी आंखों में एक चमक आई और बुझ गई। अर्थात एक बार जब उन्होंने घर की बात कही तो बाबूजी को भी ऐसा लगा कि हाँ, घर तो मुझे भी चाहिए, घर जाना तो मुझे भी अच्छा लगता है। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया है। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा है बस, लेकिन कुछ दिनों को चलने से क्या फायदा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, घर चलने की बात कैसे याद आ गई? तब अम्मा ने कहा कि ऐसा ही है। उन्होंने अपनी बात को मन में दबा करके कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने सोचा कई दिन हो गए तो चले। तब उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए यदि हम घर चल जाएं तो क्या फायदा है, रहना तो यही है। एक गहरी सांस उस खामोशी में उतरती चली गई कि क्या फायदा है। सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला और 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर के लौटा। रणधीर छोटा बेटा था, वो भी नौकरी लग गई थी उसकी और वो नौकरी से अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था।
पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुकाकर हंसते हुए बोला, अच्छी तो हो अम्मा, चलो भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफी भार तुमने हल्का कर दिया होगा कि जैसे माँ जी तुम भी यहाँ के नौकरों पर अफसराई करती होगी। वह जोर से हो और हो करके हंसते हुए बताने लगे, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ उनको घेरे रहती है, साफ साफ करते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अक्कड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह में भरकर बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे क्या बात, यानी अपने जो राजेन का तो ठाट बाट ही अलग है। राजेन के नौकर जो है वो इतनी इनकी इज्जत करते हैं, राजेन को साफ साफ करते रहते हैं। राजेन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाट है, अंदर ठाले रहते हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, कड़ी नजर रखते हैं कस्टमर पर, यानी कस्टमर यानी ग्राहक पर। और सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों में फायदा है, ऊपरी ठाट और अंदरूनी हालत तो में कितना फर्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अर्थात कि मैं अफसर हूं, तो अफसर होने के नाते मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता। इसलिए छोटी नौकरी जो होती है, वो छोटी नौकरी वाले बहुत कुछ अपना फिटमेंट कर लेते हैं। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था, पर दम ही नहीं है। नैनीताल कॉन्वेंट था, स्कूल में डालना चाहता था। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजेन ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहे तो बैठें बाबूजी। बाबूजी ने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफी थकावट महसूस हो रही है। एक झूठी जमाई लेकर वे उठ गए। झूठी जमाई लेकर मतलब उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में बाबूजी को नींद आ रही है, उबासी लेकर के। पीछे पीछे वह भी आ गई, अम्मा भी आ गई। दोनों को एक साथ लगा, शेष तीनों ने एक राहत भरी मुक्ति महसूस किया। अर्थात अब दोनों को एक साथ लगा कि अब जब हम यहाँ से उठकर आए हैं तो अब वो तीनों, जैसे रीमा, राजेन और रणधीर, तीनों को ऐसा लगा कि अब हम जी भर करके बातें करेंगे। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए सोच रही थी कि नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करेंगी, क्यों ने बाबूजी को भी कमरे में ही बुला लें, थोड़ी देर बैठे फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते देखकर टोका, अभी सोओगे क्या, कि नहीं तो बैठो ना कमरे में ही। हाँ कमरे में ही चलता हूँ, रात काफी हो गई है, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना, मैं चलूं, जरा अखबार आज से ठीक नहीं पढ़ा है तो मैं अखबार पढ़ूंगा। सब कुछ कहा अनकहा जाना समझा था। अर्थात उन्होंने जो बात कही थी वो बात समझ रहे थे कि हाँ यदि हम एक साथ बैठेंगे तो बेटे बहू को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए। फिर भी ये सब प्रस्ताव वह रख गई थी बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना, फिर घुल घुल करके बतियाना, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगती। एक दिन बहू राजेन से किलकिलाती हुई कह रही थी कि पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुले हुए हैं, अर्थात आधुनिक बनाने पर तुले हुए हैं। आज उन्हें शिमला पैकेट के फायदे बता रहे थे और नुकसान समझा रहे थे। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजेन ने कहा कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है, बाबूजी अम्मा को कुछ बता रहे हैं तो। राजेन ने मुस्कुरा कर पूछा, ऑब्जेक्शन? और वो हंसते हंसते खी, मुझे तो लगता है जैसे सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। अभी देखो, नाउ शी इज परफेक्ट ऑल राइट। अब देखो, अब बिल्कुल वो एकदम ठीक है, लेकिन पिताजी को चैन नहीं है। जब भी मौका मिलेगा कहती कमजोर लगती हो तो ताकत वाली दवा या एक आध शीशी और ला दो। वो बहू क्या करती है, उनके बारे में ऐसा कहती है। घबराहट के लिए वे कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर बनर्जी ने? माँ जी निहाल हो जाती है। फिर बहू की कमान चढ़ाती राजेन से बोली, सच तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं शैतान, उसने कहा, शैतान की बच्ची। राजेन एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा कि देखो बाबूजी जो है वो कितना अच्छा सोचते हैं। 1-2 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर और स्तब्ध से अपलक देखते रहे और उन्हें चुपचाप चले गए। वह लेटी आंखों पर कोहनी रखे रोती रही। उसने सोचा कि देखो हमारे बारे में बेटे बहू है वो क्या सोचते हैं, और वो सोच करके ज्यादा सोचने लगी। आखिर उनका क्या कसूर था, क्यों चिड़चिड़ाई उन पर,
काफी रात गई, उनके गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े, तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह से जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या रामत्र ग्रंथावली पढ़ते समय एकाध झपकी आई हुई तो उन तीनों के ठाकों और खिलखिलाटों से उचट गए, अर्थात वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनकी बातों से उसे ऐसा लग रहा था। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू किया। ये उसकी बचपन की आदत थी। राजेन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा का चिबिल्ला था। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डोल छीनकर उसे रुला रहा था, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था और कभी वह भाभी को छुपकर देखने गया था, उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था। अर्थात रणधीर जो है वो हंसोड़ था, वो बात में मजाक कर रहा था। जमुना सुन, तू हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेपता है, शर्माता हुआ ट्रे उठा करके चला जाता है। वे पूजा कर रही थी तब भी डाइनिंग रूम से आते ठाके उन्हें गुलगुला जाते हैं, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी मुक्त हंसी मिली होती है, अर्थात बाबूजी है वो भी हंस रहे होते हैं। पूजा करते हुए भी मन उन्हीं लोगों पर था। वे ज्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजेन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुनकर उनका मन पुलकित हो उठा था। मन इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि देखो बेटे है वो अपने बापूजी की कितनी इज्जत कर रहे हैं, बापूजी का सम्मान कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। हाथ की माला सालों के पहले परिक्रमा करने लगी थी। जब स्कूल से टीम जीत कर आने पर दोनों खेल की बातें बताते बताते पिताजी को निहाल कर देते और वे प्रसन्न मन कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ढाके थम गए, सब शांत हो गए। यानी जब वो स्कूल समय को याद आती है कि स्कूल समय जब कोई टूर्नामेंट वगैरह होती थी, प्रतियोगिता होती थी, तो बच्चे आकर के जब उन्हें पिताजी को बताते सारी बातें, तब वो पिताजी कहते थे कि शाबाश मेरे शेरों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे बातें शांत होने लगी। राजेन ऑफिस चला गया। काफी देर बाद वे कमरे में आए तो मुस्कुरा दी। मुस्कुरा करके अम्मा ने पूछा, आज तो बड़े दिन बाद बेटों से ठट्टे करते सुना है। उन्होंने जैसे सुना नहीं हो ऐसे इस तरह दृष्टि से उन्हें देखा, फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूं छोटे के साथ। अब एक यहाँ पर इतना भयंकर मोड़ आता है इस कहानी में कि उसने कहा कि सुनो मैं छोटे बच्चे के साथ रणधीर के साथ जा रहा हूं। कब? एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई, कितने दिनों के लिए? कल। उसने कहा कब जा रहे हो? कि कल जा रहा हूं। और कितने दिनों के लिए? मैं वहीं रहने के लिए, उसी के साथ। व्याक्रांत सी हुए एकदम से पूछ पड़ी, क्यों? कि मैं अब छोटे बेटे के पास रहूंगा। तब उन्होंने पूछा क्यों? ये सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भारी और भरभरा कर गिर पड़ा। तो उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया कि आप क्यों जा रहे हो। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की राश खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही काफी दिन हो गए हैं यहाँ रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। मुझे भी तो यहाँ रहते हो गया है, मैं भी तो आपके साथ ही चलूंगी। वह निरंतर ऐसा आशी होती जा रही थी कि अब ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। गले में बहुत कुछ घुटकते हुए धीमे धीमे बोले, मैं आ जाऊंगा तब तुम चले जाना। कि मैं वहां से आ जाऊंगा तो तुम चले जाना, तुम यहाँ हो मैं वहां रहूंगा। फिर दोनों एकदम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पथरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हो। कितनी मर्मांतक कहानी है। उन आंखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था कि हम अपराध है, हमारा क्या कसूर है। पहले वही संभले, अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहकर कहा कि भाई जैसे अपने दो बेटे हैं तो दोनों के पास हमें रहना चाहिए। दोनों यदि मान लो खर्चा उठाए, एक एक खर्चा उठाए, ठीक नहीं है, दोनों के पास रहेंगे, है कि नहीं? ठीक ही सोचा है दोनों ने। अभी यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी, 7-8 महीने बाद छोटी की डिलीवरी होगी, तुम वहां चली जाओगी छोटी के पास और मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो तुम जरा तो मैं चलूं, मेरी कमीज वगैरह कहाँ है? थोड़ी देर बाद वे अखबार लिए फिर सामने खड़े थे और यही कहना आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो हम हरिद्वार से लाए थे, कि मैं जा रहा हूँ छोटे बेटे के साथ में और तुम यहाँ रहना। अब जो वृद्धा है, जो अम्मा है, वो उनके बिना कैसे रह सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें मन मार करके रहना पड़ रहा था।
जरा टहल आऊं ने, बस यही कहना था। लेकिन वे कुछ कह नहीं सके थे, अर्थात उन्हें भी रोना आ गया था। बाबूजी को भी रोना आ गया था कि मुझे इसे इस अवस्था में यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। और एक समय था जब ये मेरी सेवा किया करती थी, मेरे हर काम ये किया करती थी, लेकिन आज मुझे इसे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी का सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती उंगलियों से कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण विद क्रॉस युगल की मुंह पीड़ा थी, अर्थात वो ऐसी पीड़ा थी जो वो बता भी नहीं सकते थे और प्रकट भी नहीं कर पा रहे थे, जिसे देखकर किसी ने आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों में बह चला था। मासी निषिद्ध प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती महा, अर्थात कि हे माँ, अर्थात हे ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय किसी को नहीं दे जिसमें उन्हें ऐसा लगे। ये तो था आपका पाठ। अब आपके मोस्ट प्रश्न कौन कौन से हैं, देखिए। ये प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर याद करें और इनका होमवर्क भी आप लिख करके भेजें। बड़े बेटे राजेंद्र के पास जाने को लेकर पड़ोसियों की राय के विपरीत बूढ़ी दरोगानी ने क्या विचार व्यक्त किए। बूढ़ी दरोगानी ने क्या कहा था कि अपना सुराज एक तरफ और पराया जो राज्य है वो एक तरफ, अर्थात अपना घर अपना ही होता है। निर्वासित कहानी में निहित कहानीकार का उद्देश्य क्या, कहानीकार क्या व्यक्त करना चाहते हैं। कहानीकार के कहने का अर्थ है कि वृद्ध जो दंपति होते हैं, वृद्ध जो माँ बाप होते हैं, उनकी सेवा हर एक बेटे को करनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनके सम्मान के साथ उन्हें रखना चाहिए और उन्हें जरा सा भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। उन्हें किसी न किसी काम में, अर्थात उन्हें घर का कर्तव्य या जो भी है वो संभाले रखना चाहिए, ताकि वे स्वयं ये लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। अपनों के मध्य वानप्रस्थ जीवन जीने वाले दंपति की पीड़ा, संतरास तथा घुटन की करुण कहानी है निर्वासित। पठित कहानी के आधार पर उस कथन को समझाइए। इस कथन को समझाना है कि वास्तव में वो अपनों के बीच भी एक वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं, अगर जी रहे हैं तो कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।